Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can look over here, as you can see, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन एनवायरनमेंट। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे कंसेप्ट का टॉपिक है, दैट इज़ राइट। बट ये जो टॉपिक है ये 2-3 चीज़ों को मिलाकर है ना। इसमें हमारा जो किंगडम एनिमलिया है वो कवर हो जाएगा, इसमें जो हमारा फॉरेस्ट एंड प्लांट्स एंड द काइंड्स आप कह सकते हैं वो कवर हो जाएगा, जिसमें आप कह सकते हैं इकोलॉजी या एनवायरमेंट स्टडीज़ वो कवर हो जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक को पढ़ना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर आज हम पढ़ाई करने वाले हैं या सेशन हम करने वाले हैं ये बेस्ड है एक पर्टिकुलर रिपोर्ट पे, और वो रिपोर्ट है किसकी? लिविंग प्लैनेट की। एंड लिविंग प्लैनेट की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही क्रेडिबल मानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसकी फाइंडिंग्स, उसका रिसर्च, उसका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत सारी गवर्नमेंट्स और बहुत सारे NGOs और काफ़ी सारी जो संगठन हैं उनका ध्यान उसने अपनी तरफ केंद्रित किया है, ठीक है। अब जैसे आपको मालूम है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अभी हमारा बहुत बड़ा मोटिव भी है। मतलब अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, एनवायरनमेंट का संरक्षण करना ये बहुत इम्पेरेटिव है ना। इसके ऊपर बहुत सारी मुहिम भी चल रही है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे वो निजी तौर पर हो। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IGKO के पेपर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स में तो आपको कोई पैकेज या सब्सक्रिप्शन लेने को तो हम बोलते नहीं है। तो हमारी आपसे जो रिक्वेस्ट होती है या हमारी आपसे जो उम्मीद होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को पूरी तरह पढ़ें और उसको समझें, उसको एसिमिलेट करें उस ज्ञान को, और उस ज्ञान को अपने बेहतर भविष्य के लिए और दूसरों के बेहतर भविष्य के लिए आप उसका उपयोग करें, उसको लगाएं, उससे आपका वाइडन हो आपका होराइजन और आपका सोचने का नज़रिया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो हम डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं, अलग अलग जो हमने सेशंस किए थे उसमें भी डिस्कशन कर चुके हैं हम। इसमें हम जो एपेक्स प्रेडेटर वाला फंडा था हमारा, जो एपेक्स प्रेडेटर वाला हमारा जो वीडियो था उसमें भी हमने ये बात की थी, जिसमें ह्यूमंस को हमने नाम रखा था, है ना। मैंने लास्ट का अगर आपको याद हो स्लाइड, तो उसमें ह्यूमंस को मैंने रखा था, और उसमें भी मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आदमी या कोई चीज़ या कोई कृति जो है ईश्वर की बनाई हुई वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है समाज को या एनवायरनमेंट को, वो कौन है? वो ह्यूमंस है, राइट। तो उसी के ऊपर आज हम ये पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। अब इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जो कि मैंने आपसे कही कि बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट मानी जाती है और यही हमारे बैकग्राउंड में है, जिसके ऊपर हम पूरी की पूरी स्टडी आज की करने वाले हैं। ये पब्लिश होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के द्वारा, ठीक है, और बहुत प्रेस्टीजियस रिपोर्ट मानी जाती है। ये प्रेजेंट करती है, इसने जब अपनी जो पूरा सर्वे किया, जो पूरा का पूरा इसका जिसको आप बोलते हैं ना स्टडी की गई, तो उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें ये पता चलता है कि उसने बहुत ही ग्रिम सिचुएशन जो है वो बताई है, और ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया में एक ही तरह का उसने बताया कि एक ही तरह का पैटर्न चल रहा है, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फोना है या एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो सब डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है। इसमें उसने बात की कि ग्रिम पिक्चर दिया उसने कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ या हमारी जो करनियाँ हैं वो नेचर पे कितनी भारी पड़ रही हैं, और किस तरह से नेचर वापस रिटेलिएट कर रहा है। ये जिसको आप कहते हैं ना कि नेचर जो है अपना विकराल रूप दिखाता है। अगर आप देख रहे हैं कि जो मौसम है, जिस तरह की चीज़ें बदल रही हैं, परिवर्तन आ रहा है, वो पहले कभी नहीं हुआ था। तो अब हम जब कहते हैं ना कि भाई 50 साल का बरसात का रिकॉर्ड टूट गया, या 50 साल के सूखे का रिकॉर्ड टूट गया, या 100 साल में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी, या एकदम 40 साल में ऐसी ठंड नहीं पड़ी, तो आपने कभी सोचा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो 40 साल 50 साल 100 साल के दायरे में कभी नहीं हुई, वो अभी अगर हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं? कोई तो वजह होगी ना, कोई तो रीज़न होगा, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो शिफ्ट हुई है अपनी जगह से, जो उसके नॉर्मल कोर्स से हटी है। और उसको हटाने वाला कौन है? वो कोई प्राकृतिक तौर पे नहीं हुआ, वो कोई ऊपर से कोई एकदम जिसको बोलते हैं ना कोई अफलातून कोई जीव नहीं आया, कोई UFO नहीं आया, कोई पीके नहीं उतरा आसमान से जिसने चीज़ों को मोड़ दिया या घुमा दिया। ऐसा नहीं हुआ है, वो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है, हमारी आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से, और हमें वही समझना है। ह्यूमन लाइफ या हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ हैं, वो किस किस को इम्पैक्ट कर रही हैं? अगर वो बात करते हैं हम एनवायरनमेंट की या बायोडाइवर्सिटी की, तो हमारी इकोलॉजी को कर रही हैं,
हमारे जंगलों को कर रही हैं, हमारी एयर पोल्यूशन उसकी वजह से बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन उसकी वजह से बढ़ रहा है, साउंड पोल्यूशन उसकी वजह से बढ़ रहा है, वाटर बॉडीज सारी हमारी जो है वो उसकी वजह से जो है ख़राब हो रही हैं। वाइल्ड लाइफ के ऊपर तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ओशंस, रिवर्स, क्लाइमेट, हर चीज़, यू नेम अ थिंग एंड एवरी थिंग इज़ बींग इम्पैक्टेड बाय आर एक्टिविटीज़, लाइक हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ हैं, उसकी वजह से। ठीक है, अब ये प्लानिंग जो लिविंग प्लानट रिपोर्ट है ना, इसकी 2020 में भी एक और इसका अपडेशन आया है, एक और रिपोर्ट आई है। और ये किससे करके थ्रू करते हैं, ये जो रिपोर्ट्स देते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत क्रेडिबल होती हैं, वो LPIs कहते हैं। LPIs मतलब लिविंग प्लानट इंडेक्स होते हैं, जिसके थ्रू ये पूरा ब्यौरा ये देते हैं। ठीक है, अब एडिशन ऑफ द डेप्थ टेक्स अ क्लोजर लुक एट द फाइंडिंग्स ऑफ द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ऑफ 2018। 2018 की बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, 2020 में भी आई है जो कि इसका एडिशन था, उसके अलावा और भी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। पर सबसे बड़ा जिसको आप कहते हैं कि जो लैंडमार्क माना जाता है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि बहुत सारे रिफॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, लोगों ने करना स्टार्ट किया, जागरूकता जिसको कहते हैं, झंझोर के रखने वाली जागरूकता जो है, वो जो एक जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल लोग जो है वो अपने स्लंबर में थे, नींद में थे, और एक रिपोर्ट आई उसने झंझोर के रख दिया लोगों को कि अगर आप अभी नहीं चेते, अभी नहीं उठे तो आप बहुत देर कर देंगे। वो जो काम था वो इस रिपोर्ट ने किया था। उसके बाद फिर अलग अलग फाइंडिंग्स आती रही। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ है, द फैक्टर्स कॉजिंग रैपिड इम्बैलेंस in the ecosystem, the concern raised by WWF are and the likely solution for humanity and nature for thrive in harmony on a planet। अब इसमें इन्होंने ना सिर्फ ब्यौरा दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटी स्पॉट्स हैं, क्या क्या रेड जोन्स हैं, क्या क्या डेंजरस स्पॉट्स हैं, क्या क्या आपने IUCN करके आपने सुना होगा, है ना, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इस तरह की चीज़ें पे ही हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पर इसके साथ इन्होंने एक और चीज़ बोली जिसको हम बोलते हैं ना, द वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता क्या है। चलिए, जो चीज़ हो गई वो हो गई, हम उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। हम आगे का ये सोच सकते हैं कि भाई इसके बाद हमें चीज़ें ठीक कैसे करनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया, जिसको मैं बोलती हूँ ना, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF का आपने जो नाम सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेडरेशन मानी जाती है। तकरीबन इसके बारे में मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड। WWF आपने अक्सर देखा होगा, ज़्यादातर पांडा की फ़ोटो होती है, उस पर WWF लिखा होता है, देखा है ना कहीं। तो ये जो है ये बेसिकली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज़ में कार्यरत है, 100 कंट्रीज़ में काम करती है। इसके और भी जिसको बोलते हैं आप कंसर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं, जैसे पीटा वगैरह जो है वो इसके कंसर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। इसके अलावा इस तरह के और भी लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस वो भी होती हैं, बट दिस इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में माना जाता है। और ये जो रिपोर्ट देती है, इस वजह से क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है और बहुत हर जगह पे अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी है। अब द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट द स्टेट ऑफ प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म पे करती है। पहली बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि जब लिविंग प्लैनेट की जो रिपोर्ट है वो किन ग्राउंड्स पे प्लैनेट के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है उसको देखती है, या एनालाइज करती है, या असेस करती है। वो है सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम्स एंड डिमांड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो तो अपनी जगह पे है, फ्लोरा फोना, ठीक है, वो तो अपनी जगह पर है, पर वो किस तरह से करती है वो भी, और इम्पैक्ट ऑन नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ऑब्वियस भी हो गया। लेकिन बाकी जितनी चीज़ें हैं, चाहे हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, जो यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी बात करते हैं, इनको भी जो है वो एक तरह से उसका भी आकलन करती है, उसका भी मूल्यांकन करती है, उसके ऊपर भी रिसर्च करती है, उसके ऊपर भी काम करती है। अब पब्लिश बाय WWF एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में होती है ना। तभी मैंने आपसे कहा कि 18 में हुई थी, उसके बाद 20 में हुई है। ठीक है, द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द हेल्थ ऑफ द अर्थ। द फाइंडिंग्स ऑफ द ईयर 2018 आर मोर डिवास्टेटिंग देन एवर। और वजह अब क्या है कि इतना फोकस हम 2018 के उस पर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा ख़राब रिपोर्ट जो है, सबसे ज़्यादा जिसको आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखे गए, जो कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ जिसमें देखी गई, वो 2018 की थी। ठीक है, उसके बाद तो आप ये मान लीजिए कि 2019 दिसंबर के आसपास से तो आपका कोविड जो है वो पकड़ने लगा था। तो 2020 में आते आते तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई थी। तो उसमें जो है 2018 को हम बेंचमार्क मान के चलते हैं। ओके, अब
It says that the earth is losing biodiversity at the rate seen only during mass extinction. इसके ऊपर मैंने एक और बात आपसे बोली थी कि साइंटिस्ट का कहना है कि मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, वो जो प्रोसेस जब पूरी की पूरा लाइफ फॉर्म जो है वो अर्थ के सरफेस से स्वाइप ऑफ हो जाता है, ठीक है। जब बहुत बड़े तौर पे, मतलब लिटरली सब नहीं होता, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर जब पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है अर्थ के सरफेस पे, उसको हम कहते हैं मास एक्सटिंक्शन, है ना। और आज तक अगर आप देखते हैं, अगर आप सर्वे करते हैं, अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं, आप पहले के शोध करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप जो एरास की बात करते हैं ना, अपने अलग अलग एरास अपन ने पढ़े, कैम्ब्रियन एरा अपन ने पढ़ा, उसके बाद अपन ने पैलियोजोइक पढ़ा, मीसोजोइक पढ़ा, उस तरह के अगर आप एरा में जाते हैं, या अगर अपन बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी के टाइम से स्टार्ट करते हैं, जब से अर्थ पे जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है, पानी से हुई थी, ये तो हमको मालूम है। उसके बाद बहुत सारे जो जीव हैं वो आए, जैसे डायनोस जो हैं वो कहते हैं कि एक पूरा मास एक्सटिंक्शन में ख़त्म हो गए थे। तो इस तरह का मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है अर्थ पे 5 बार ऑलरेडी हो चुका है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि अर्थ हैज़ बिन थ्रू 5 फेजेस ऑफ मास एक्सटिंक्शन, और 6th ये जो फेज़ है ये अपना कगार पे है अभी मास एक्सटिंक्शन के। जिस तरह का जो एक आप कह सकते हैं ना, जिस तरह का पैटर्न देखा जा रहा है, जितनी तेज़ी से लाइफ का लॉस हो रहा है, या बायोडाइवर्सिटी हमारी लूज़ हो रही है, या जिस तरह से हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो रहा है, या इम्बैलेंस एक तरह का देखा जा रहा है, वो मास एक्सटिंक्शन के दौरान देखा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पहला मास एक्सटिंक्शन होगा जो मैन मेड होगा, ह्यूमन मेड होगा। हमारी अपनी करतूतों की वजह से, हमारी अपनी खामियों की वजह से हम अपनी ही दुनिया को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, राइट। तो ये साइंटिस्ट ने कहा है कि सबसे बड़ी विडंबना होगी, बाकी जो हुए वो तो सारे नेचुरल कॉजेस की वजह से हुए, दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ द काइंड, बिकॉज ये मैन मेड होगा। और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली mass extinction means the end of life, right? So we are actually heading towards that thing जिसको हम बोलते हैं ना क़यामत का दिन। अगर आपने सुना होगा, हर लैंग्वेज में, हर भाषा में, हर तरह के, हर धर्म में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक दिन क़यामत का दिन आएगा। उस दिन का आपको क़यामत का दिन जो है ना वो इसी तरह का कुछ होगा। वो हम धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। Human beings have made multiple innovations and discoveries to make their lives much easier and comfortable. However, in the process, they have overexploited natural resources and damaged the web of life. The world's 7.6 billion people represent only 0.01% of all the living beings. Yet, since the dawn of civilization, they have caused the loss of 83% of the wild mammals and half of the planets. कितनी बड़ी विडंबना है अपने आप में, आप सोचिए। हमारी पॉपुलेशन पूरी दुनिया की, मतलब हिंदुस्तान में तो छोड़ ही देते हैं हम, हमारे यहाँ तो एक्सप्लोड होने वाली है पॉपुलेशन, लेकिन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? हार्डली 6 बिलियन लोग, है ना। कितने? 700 करोड़ मान सकते हैं हम, तकरीबन 750 करोड़ इसको मानते हैं हम, ठीक है। उसमें से आप सोचिए इतनी बड़ी दुनिया में कितनी सारी वैरायटी ऑफ फोना है, कितनी सारी वैरायटी ऑफ फ्लोरा है। फोना में भी अगर आप डिस्कस करने बैठते हैं तो कितना, मतलब आप उसमें कॉर्डेटर्स कितने हैं, उसमें पानी में रहने वाले कितने हैं, मरीन एनिमल्स कितने हैं, उसमें से रेप्टाइल्स कितने हैं, एम्फीबियंस कितने हैं, इंसेक्ट्स कितने हैं, अगर आप इनको इन्वर्टिब्रेट्स कितने हैं, अगर आप इसको जोड़ने बैठेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मात्र जो लाइफ है अर्थ पे जो एग्जिस्ट करती है, वैसे ही अगर आप पेड़ों में गिनने बैठेंगे तो अगर आप चले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में तो वहाँ के अलग पेड़ हैं, अगर आप चले जाएंगे मतलब श्रब्स में, या अगर आप बात कर लेंगे अलग अलग तरह के पेड़ जो होते हैं, ट्रीज, क्लाइंबर्स, श्रब्स, वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि अगर हम बात करते हैं लाइफ फॉर्म्स की अर्थ पे तो हम मात्र कितना 0.01% भी, मतलब 1% भी सिग्निफिकेंट, वी आर नॉट इवन द 1% ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। हम मात्र 0.01% का हिस्सा बनते हैं, और ये जो 0.01% हम हैं वो इतने डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर्स हैं। हम बात करते हैं फलाना एपेक्स प्रेडेटर, ढिमका एपेक्स प्रेडेटर, और शेर जो है वो ऐसे शिकार करता है, और क्रोकोडाइल जो होते हैं एपेक्स प्रेडेटर होते हैं, और हॉक और किस चीता और लेपर्ड और बिग कैट्स, एवरीबडी, एंड वेल्स एंड शार्क्स। हम ये भूल जाते हैं कि वो तो बेचारे कहीं गिनती में ही नहीं आते हमारे सामने। मतलब सिर्फ 0.01% होते हुए भी हमने पूरी दुनिया, जो पूरा अर्थ है जिस पे हम रहते हैं,
उसका 83% तक की वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को ख़त्म कर दिया है, विनाश कर दिया है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि एपेक्स प्रेडेटर बेसिकली वो है कि हम हैं, मतलब डिस्ट्रक्टिव वो हैं कि हम हैं। मतलब किसको आप बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि हम वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट? वी आर नॉट द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट और द अर्थ। वी जस्ट हैव टू सेव आवर सेल्फ। अर्थ विल सेव इट सेल्फ। अर्थ जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, वो हम नहीं थे तो भी एग्जिस्ट करती थी, हम नहीं रहेंगे तो भी एग्जिस्ट करेगी। हमें अपने आप को बचाना है, हमें वी डोंट हैव टू सेव अर्थ, वी हैव टू सेव आवर सेल्फ टू कम आउट ऑफ दैट गिमिक, राइट? जब लिखते हैं ना बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट में, सेव अर्थ, save the planet, we are not saving the planet, we are not saving the earth, we are saving ourselves, क्योंकि planet will repair itself। हम 2 महीने 4 महीने के लिए लॉकडाउन में थे ना, प्लैनेट अपने आप को रिकवर कर रहा था, ठीक है, नेचर प्रकृति अपने आप को ठीक कर रही थी, द नेचर वाज फिक्सिंग इटसेल्फ। सिर्फ 3 महीने 4 महीने के लॉकडाउन में आपने देखा था ना कि किस तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अपने आप ठीक होने लगा था, किस तरह से पोल्यूशन का दर अपने आप कम होने लगा था, किस तरह से जो एनिमल्स हैं जो कि विलुप्त हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, एंडेंजर्ड थे, वो फिर से दिखने लगे थे। जैसे वो रेप्लीस टर्टल्स दिखने लगे थे, या मोर दिखने लगे थे दिल्ली की सड़कों पे, या फिर आपको जो बर्फ से ढकी हुई चादरें थी वो आपको पंजाब के शहरों से दिखने लगी थी, राइट? तो अर्थ इज़ competent to fix itself. Nature is competent to fix itself. We don't have to save earth and we don't have to save the planet. We have to save ourselves from going extinct. जो mass extinction है उससे हमें अपने आप को बचाना है, रक्षा हमें अपनी करनी है। Earth will take care of itself. ठीक है, तो आपको ये समझना है। अब the WWF conservation group says that human consumption has caused a massive drop in global wildlife population, causing the annihilation of the wildlife to become an emergency. अब ये तो मैं बोल ही रही हूँ कि जब हम फ्लोरा फोना को इस हद तक नुकसान पहुँचा रहे हैं कि हमने तकरीबन 83% स्वाइप ऑफ कर दिया है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, तो हमने वाइल्ड लाइफ को कितना इम्पैक्ट किया। आपको मालूम है, हंटिंग हो गई, पोचिंग हो गई, दुनिया की चीज़ें हम करते हैं। हमें वाइल्ड लाइफ की, हमें लेदर चाहिए होता है तो हम उनकी पोचिंग करते हैं, हमें आइवरी चाहिए होती है तो हम हंटिंग करते हैं, हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, हमें उनके, आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ें जो उनके लिवर में कोई ऑयल चाहिए होता है तो भी हंट, राइट? We hunt animals and wildlife for everything that we need. हम अपनी नीड्स के लिए, या कई बार जस्ट फॉर द फन, हम फन एक्टिविटीज़ के लिए वो चीज़ें करते हैं, राइट? या कई बार हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो उनसे छीन रहे हैं। हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, नेचुरल जो उनका हैबिटेशन है, जो नेचुरल हैबिटेट है उनका, वो उनसे छिन जाता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि भाई ये तो हम जगह जगह बोर्ड लगा देते हैं, जंगलों को हम काटते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रास्ते निकाल देते हैं, फिर जगह जगह वहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं कि ये जो है ये बाघ का भ्रमण क्षेत्र है, यहाँ पे संभाल के चलिएगा, यहाँ पे बाघ जो है वो सड़कों पे आ जाते हैं। या फिर आप अगर उत्तराखंड पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ पे आप ये जो है ये जंगली हाथियों का भ्रमण क्षेत्र है, तो यहाँ पे बच के रहिएगा, यहाँ पे जंगली हाथी जो है उनका झुंड जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह और बाकी सारे लोग रहते हैं उनको ये बोला जाता है, लोकलाइट्स को भी कि आपको उनको किस तरह से भगाना है या किस तरह से हकालना है बाहर। ठीक है, तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई वो उनका भ्रमण क्षेत्र वो पहले से था, हमने अपनी सड़कें वहाँ बना ली हैं, है ना? हाथियों का झुंड कोई हमारे यहाँ नहीं आ गया है या हमारी सड़कों पे नहीं आ गया है, हमने उनके घरों के बीच में से अपनी सड़कें निकाल ली हैं, या हमने वो जो शेरों का या बाघों का जो एरिया था उसके बीच में से हमने अपना रोड निकाल लिया है। तो वो अगर हम पे आक्रमण कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, हमने उनको उस पर ट्रेस पास किया है, उनने हमारे एरियाज पे नहीं किया है। ठीक है, ये वाली बात है। अब इसमें हम देखते हैं जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ है उसको हमने इतना मैसिव ड्रॉप आया है, जैसे मैंने आपको बोला IUCN है ना, IUCN की आपने लिस्टिंग देखी है, आपने एंडेंजर्ड की लिस्टिंग देखी है, उसमें अलग अलग होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पिछले 25, 30, 40 साल में आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि पूरी तरह विलुप्त हो गई हैं, पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गई हैं, मतलब उनका नामो निशान भी जो है वो गायब हो गया है। जैसे अपन डोडो की बात करते हैं, या अपन बात करते हैं तस्मेनियन टाइगर की अपन बात करते हैं, या वन हॉर्न्ड राइनो, जो एक अकेला वन हॉर्न्ड मेल राइनो बचा था जिसके ऊपर गार्ड भी रखा था, वो ख़त्म हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़त्म होती जा रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एंड वी आर जस्ट वॉचिंग एज अ मेयर स्पेक्टेटर। हम कुछ नहीं कर पा रहे उनके बारे में, राइट? अब अकॉर्डिंग टू हाइलाइट्स क्या है इसकी हम ये पढ़ लेते हैं इस रिपोर्ट की। अकॉर्डिंग टू द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018, 60% डिक्लाइन इन पॉपुलेशन इन एनिमल्स, बर्ड, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन टुक प्लेस इन 40 ईयर्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा जो
तादाद है या संख्या है उसमें गिरावट आई है। किस किस की? आप चाहे मछलियों की बात कर लें, चाहे एम्फीबियंस की बात कर लें, चाहे आप इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की बात कर लें, चाहे आप रेप्टाइल्स की बात कर लें, है ना। सबसे ज़्यादा जो संख्या में गिरावट आई है वो उनकी आई है। मतलब आप मान लीजिए 1970 से लेके 2014 के बीच में सबसे मेजर गिरावट जो है वो नापी गई है या आकी गई है। उसके बाद डेटा कवर करता है कितना? 16,700 populations belonging to 4,000 species. The biggest cause of wildlife loss is the destruction of natural habitat, much of it being done to create farmland. जैसा मैंने कहा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम पोचिंग या हंटिंग की वजह से नहीं, लेकिन कई बार हम उनका जो रहने का, जो उनका रिहायशी इलाका है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वो हम उनसे छीन लेते हैं। जब वो हम उनसे छीन लेंगे तो एक पॉइंट के बाद उनके पास वो अभाव आने लगेगा कि वो सर्वाइव कैसे करें। उनके जो साइकिल है, जिसको हम बोलते हैं ना वेब साइकिल, आपने पढ़ी थी, फूड साइकिल या उनकी फूड वेब जो है, फूड चेन जो है वो डिसरप्ट होने लगती है। अगर आप फूड चेन या फूड वेब को डिसरप्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल संख्या जो है वो गिरावट आने लगेगी। उनकी जो पक्षी जो भी हैं एक दूसरे से जो आपस में रिलेटेड है, उनकी संख्या कम होती जाएगी, उनकी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म जो है वो फेल हो जाएगा एंड दे विल स्टार्ट गोइंग एक्सटिंक्ट, है ना। तो यही चीज़ हो रहा है। 3/4 of all land on earth is now significantly affected by human activities. अब आप कह सकते हैं कि चाहे आप बड़े बड़े जंगलों में चले जाइए, आप किसी भी जगह पे चले जाइए, मतलब कोई ऐसा इलाका आपको पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में नहीं दिखेगा जहाँ पे आप कहें कि भाई यहाँ पे इंसानों का कोई कब्जा नहीं है। अब अपन बिल्कुल ही अब पोल्स की बात छोड़ देते हैं अपन, ठीक है, पोल्स की बात छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जहाँ पे भाई अगर आदमी या बाहर के लोग गए तो वो बिल्कुल ही सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ जाती है, आप जी ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं उनकी बात हम नहीं करते, लेकिन अगर कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रतिबंधित नहीं है किसी भी प्रकार से, या फिर जो पोल्स पे हैं, जो एकदम एक्सट्रीम जहाँ पे लाइफ है, वहाँ पे अगर हम छोड़ देते हैं, लिविंग कंडीशंस हैं वो अगर हम छोड़ दें, तो अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखते हैं तो 3/4 ऑफ द लैंड, है ना, वो अर्थ पे सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड है ह्यूमन एक्टिविटीज से। Only 25% world's land area is free from impact of human activities, a proportion which will have fallen to just 10th by 2050. अब आप मान लीजिए इसमें से भी जो सिर्फ 25% बचा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं पोल्स की या प्रतिबंधित क्षेत्रों की, या कोई ऐसे कोई आइलैंड्स हैं जो कि थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी के जिनके साथ इशू है, जो बचे हुए हैं, जो किसी तरह बेचारे बचे हुए हैं, या कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग आने नहीं देते। जैसे अफ्रीका में कुछ ऐसी जगह है जो वहाँ के जो नेचुरल जो ट्राइब्स हैं वो बाहर के जो लोग हैं, बाहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आने नहीं देते। या इंडियन ओशन में एक ऐसा आइलैंड माना जाता है जिसमें जो बाहर के लोग हैं अगर वो आएँ तो क्या होता है कि उनको वो मार के भगा देते हैं। मतलब यहाँ तक कि सरकार को भी आने की अनुमति नहीं है। दे टर्न हॉस्टाइल एंड they turn violent and they try to kill people out there, right? So ऐसे एरिया अगर हम छोड़ देते हैं तो 25% मोटे मोटे तौर पे बचा हुआ है विश्व का ऐसा हिस्सा जिसमें अभी ह्यूमन एक्टिविटी का इम्पैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो भी 10% तक आ जाएगा उतर के 2050 तक। मतलब इसमें भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा किलिंग फॉर फूड इज द नेक्स्ट बिगेस्ट कॉज फॉर वाइल्ड लाइफ लॉसेस। 300 mammal species are being eaten into extinction, while oceans are massively overfished, with more than half being industrially fished. अब इसमें से खाना, जैसे मैंने कहा, ठीक है, पोचिंग हंटिंग, ठीक है, वो तो मैंने आपको बोली कि हंटिंग कई बार शौकिया भी की जाती है, पोचिंग कई बार एनिमल स्किन के लिए की जाती है, उनकी जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए की जाती है, कई बार आइवरी के लिए की जाती है, टूथ के लिए की जाती है, बहुत सारे रीजंस हैं, राइट। उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है खाना, है ना, जो फूड है खाने के तौर पे। बहुत सारे जो मैमल्स हैं, स्पेशली रेप्टाइल्स भी, इनफैक्ट बहुत सारे तो ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रेप्टाइल्स को भी खाया जाता है, इंसेक्ट्स को भी खाया जाता है। पर अगर हम सिर्फ मैमल्स की भी बात करते हैं तो 300 मैमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ लोगों ने लिटरली खा के, मतलब इतना उनको कंज्यूम किया है कि वो एक्सटिंक्शन तक चली गई है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा उनको एज अ फूड आइटम कंज्यूम किया गया है, ठीक है। उसमें से जिसमें से फिशेस जो हैं वो ओशंस की अगर आप देखते हैं ट्रॉलिंग के थ्रू बहुत बड़ी तादाद में जो फिशेस हैं वो ट्रॉल आउट की जाती हैं, वो ली जाती हैं, उनको पकड़ा जाता है। इतना ज़्यादा ओवरफिश्ड हो गए हैं ओशंस के, कई बार जो नीचे का, और स्पेशली जैसे मैंने कहा कि वो ट्रॉलिंग वाली जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो पाल बे स्ट्रेट का भी हमारा और श्रीलंका की दिक्कत चल रही है तो उसकी बॉटम ट्रॉलिंग वगैरह की, तो उसके कारण भी क्या होता है कि नीचे जो ज़मीन पे जो ओशन फ्लोर है
उस पर भी जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी डिसरप्ट होते हैं, ठीक है। उसके कारण होता है इंडस्ट्रियल फिशिंग जो होती हैं, जिसको मतलब मैं छोटे मोटे मछुआरों की बात नहीं कर रही जो नेट फेंक के मछलियाँ पकड़ते हैं, मैं बात कर रही हूँ जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो फिशिंग होती है ना, कमर्शियल लेवल पे जो फिशिंग्स होती हैं, वो भी बहुत बड़ा कारण है। जो आपने देखा होगा कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बाहर के देशों में भी फ़िशिंग जो है बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्न करने का, रेवेन्यू जनरेट करने का बहुत बड़ा माध्यम है। तो बहुत कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि सिर्फ फिशरीज़ पर ही निर्भर करती हैं, ठीक है। उसमें से जैसे अगर आप देखते हैं वो कंट्रीज़ जो कि समुद्र के तट पर बसी हुई हैं या आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, उनमें आप देखेंगे तो उनका जो स्टेपल खाना है वो फ़िश होती है। तो एक तो दोनों ही तौर पे, एक ओवर ऑन द लैंड एनिमल्स भी उसकी वजह से इफेक्टेड है और मरीन एनिमल्स भी, ठीक है। The habitats suffering the greatest damage are rivers and lakes. Wildlife population in rivers and lakes have fallen to 83% due to the enormous thirst of agriculture and the large number of dams. The worst affected region is South and Central America, which has seen an 89% drop in vertebrate population, largely driven by the feeling of vast areas of wildlife-rich forest. अब दूसरा बहुत बड़ा कारण हो जाता है रिवर्स और डैम्स पे, है ना। अभी तो हमने बात की ओशन की और बॉटम ट्रॉलिंग की एंड स्टफ लाइक दैट, बट इवन जो हमारे फ्रेश वाटर, आपको मालूम है ना, फ्रेश वाटर रिजर्व वर्ल्ड में बहुत कम है। जो भी है पानी, हम कहते हैं ना, जब पूरी दुनिया में 70% पानी है, तो 70% पानी जो है वो किस फॉर्म में है? 70% पानी जो है ज़्यादातर वो ओशंस में है, सलाइन वाटर है, जो कि फिट नहीं है कंजम्पशन के लिए या एग्रीकल्चर के लिए भी फिट नहीं माना जाता, राइट। तो फ्रेश वाटर का जो हमारा, आप कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर जो सप्लाई है वो तो आपको मालूम है बहुत कम है। तो रिवर्स में हमारे बहुत कम पानी है, लेक्स में, नेचुरल लेक्स में बहुत कम पानी है हमारे यहाँ। बाकी या तो बर्फ़ के उस में जमा हुआ है, पोल्स पर आप ग्लेशियर वगैरह का देख सकते हैं, या फिर समुद्र में है। तो ये जो फ्रेश वाटर है उसकी भी बहुत ज़्यादा स्कासिटी है हमारे यहाँ, ये तो हम जानते ही हैं। और अगर हम डीसैलिनेशन करते हैं समुद्री पानी का, तो वो बहुत महंगा प्रोसेस है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत कम हो रहा है हमारे यहाँ, और ओशंस में जो पानी है वो ठीक है, लेकिन रिवर्स में और लेक्स में और उसमें भी पानी बहुत कम हो रहा है। और ज़्यादा दिक्कतें कब आ जाती हैं? जब लेक्स का पानी, या आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं उनके ऊपर जब बांध दिए जाते हैं, ठीक है। बांध हमें मालूम है कि बहुत रिक्वायरमेंट है, किस वजह से? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए उनकी ज़रूरतें हैं, डैम को एक तरह से बहुत इम्पेरेटिव माना जाता है। लेकिन उसके कारण हो क्या रहा है? उसके कारण वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो कि रिवर्स और लेक्स में भी रहती थी वो भी इफेक्ट हो रही है ना। वो तकरीबन आप मान सकते हैं 83% तक जो कम हो गई है, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर के लिए बांध बनाना है, एग्रीकल्चर के लिए पानी लेना है, या फिल्ट्रेशन प्लांट्स डालने हैं, तो इसके कारण हो गया है, ठीक है। अब इसमें आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन से एरियाज़ हैं? ऐसा नहीं है कि इंडिया में या एशियन कंट्रीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप बात करते हैं आंकड़ों की, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड रीजन है वो है साउथ और सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी में है। अगर आप बात करते हैं बड़े बड़े कैनाल्स की, तो वहीं पर बहुत सारे, आपने नाम सुना होगा, पनामा कैनाल्स, और भी बहुत बड़े बड़े कैनाल्स वहाँ पर हैं, जो उस एरिया का आपने बाद में एक उसके ऊपर एक थोड़ा सा एक सर्वे भी हुआ था, जिसमें एक फ्लिप साइड देखा गया था कि भाई बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, एग्रीकल्चर के लिहाज से ठीक है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है, इसका इम्पैक्ट जो है उसके जो मरीन लाइफ है उसके ऊपर पड़ रहा है, या मरीन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज करने पर पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें चेंज भी करने की कोशिश की थी, लेकिन अब आप मान सकते हैं 89% तक की गिरावट इसमें देखी गई थी वर्टिब्रेट्स की पॉपुलेशन में। वर्टिब्रेट्स तो क्लियर है ना अपन को, वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, है ना, स्पाइनल कॉलम्स होते हैं, उनकी पॉपुलेशन में, जो कि ज़्यादातर क्या हुआ था, वाइल्ड लाइफ कहाँ पे हुआ था? लार्जली ड्रिवन बाय द फीलिंग ऑफ वास्ट एरियाज ऑफ वाइल्ड लाइफ रिच फॉरेस्ट। इसके बाद इन अ ट्रॉपिकल सवाना रीजन कॉल्ड Cerrado, an area of the size of the Great London, is cleared every 2 months according to WWF. अब Cerrado क्या होता है बेसिकली? ये आप ब्राज़ील में भी है, आप सवाना मतलब अफ्रीका में भी माना जाता है, ज़्यादातर साउथ ब्राज़ील माना जाता है। पर सिराडो एक तरह का एरिया होता है जिसमें आप कह सकते हैं ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट भी होते हैं, उसमें स्क्रब फॉरेस्ट भी होते हैं, उसमें एक प्लेट्यू टाइप का भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल बात ये हो रही है, ट्रॉपिकल सवाना रीजन जो है सिराडो में, उसमें जिसका साइज़ आप मान सकते हैं ग्रेट लंदन के बराबर है, वो हर 2 महीने में, एवरी 2 मंथ्स में, वो WWF की अगर अपन रिपोर्ट देखते हैं तो उसके अनुसार वो क्लीन किया जाता है या क्लियर ऑफ हो रहा है, ठीक है। The fifth of the Amazon has disappeared in just 50 years. Amazon, as you know, Amazon rain forest बहुत बड़े, जिसको बोलते हैं ना, the lungs of earth कहलाते हैं Amazon rain forest। उनकी अगर हम बात करते हैं
वो भी 50% तक कम हो गए हैं पिछले 50 साल में। अमेज़ॉन रिवर का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है पिछले 50 साल में। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो अमेज़ॉन में पाई जाती थी वो बहुत कम हो गई है। उसके अलावा अमेज़ॉन में जो आग लगी थी उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो गई हैं। On a global scale, the area of minimally disturbed forest declined by 92 million hectare between 2000 and 2013। मतलब तकरीबन कितना 13 साल के टाइम पीरियड में, 13 साल के फेज़ में कितना ग्लोबल स्केल पे ये जो चीज़ है इसमें गिरावट आई है। एरिया ऑफ मिनिमली डिस्टर्ब फॉरेस्ट डिक्लाइन बाय 92 मिलियन हेक्टर्स। Can you beat that? Can you even imagine the magnitude of that number? 92 मिलियन हेक्टर्स जो है वो फॉरेस्ट, या आप कह सकते हैं वो जो एरिया है मिनिमली डिस्टर्ब फॉरेस्ट जो है वो उतना ज़्यादा स्वाइप ऑफ हो गया है या वाइप ऑफ हो गया है। Of all the species that have gone extinct since 1500 AD, 75% were harmed by overexploitation और agriculture। मतलब 1500 AD से अगर बात करते हैं तो तब से जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होने लग गई थी, है ना, विलुप्त होने लग गई थी। जैसे जैसे ह्यूमंस का डेवलपमेंट बढ़ता चला गया, स्पीशीज़ का जो बाकी फ्लोरा फोना है वो डिक्लाइन होता गया। मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल एक हाथ से ये बढ़ रहा था और एक तरफ से घट रहा था, इस तरह की सिचुएशन थी, ठीक है। लेकिन आप उसमें से बोल सकते हैं कि उसमें से भी 75% अगर अपन लेते हैं तो 75% किसके द्वारा हार्म किए गए थे? ये जो एग्रीकल्चर की वजह से हुए थे, उसके कारण हुए थे। ये एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ था वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर या हंटिंग की वजह से हुआ था। पहले जब इंसान हंटिंग वाली फेज़ में था, फूड गैदरिंग वाली फेज़ में था, तब उसने हंटिंग करना चालू की। बाद में जब वो सेटलमेंट के फेज़ में आया, एग्रीकल्चर के फेज़ में आया, तब से जो गिरावट आना चालू हुई है तो वो बढ़ती चली गई है और उसमें कोई लगाम नहीं कसी गई, कोई लगाम नहीं रखी गई। पहले तो फिर भी एक ये होता था कि भाई बहुत जानवर थे, बहुत जीव जंतु थे, बहुत एक लाइफ स्टाइल बहुत अलग था लोगों का, तो वहाँ से समझ में आता है कि फूड गैदरिंग फेज़ से, एग्रीकल्चर फेज़ से। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी दौर आया, उस ज़माने में फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो आपके पास ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हो गए हंटिंग के लिए, आपके पास ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड औजार हो गए ज़मीन क्लियर करने के लिए, तो वहाँ से वो चीज़ें और बड़े स्तर पे आप कह सकते हैं कि होते चली गई, ठीक है। जो क्लियरिंग ऑफ द लैंड है वो बहुत युद्ध स्तर पे होने लग गई। उसके बाद पहले जो होता था वो थोड़ा बहुत एरिया हुआ करता था, बाद में वो चीज़ें बहुत बहुत मैसिव स्केल पे होने लग गई, ठीक है। इससे फाइन ओके। अच्छा हाँ, एक और बात, सेराडो, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सवाना जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अफ्रीकन सवाना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमने क्योंकि पढ़ा भी अभी तक सिर्फ अफ्रीकन सवाना है, लेकिन अफ्रीकन सवाना, ट्रॉपिकल सवाना जो है वो ब्राज़ील में भी है, साउथ ब्राज़ील में। और सेराडो जो होते हैं ना, उसमें कन्फ्यूजन इस तरह से मत करना कि अफ्रीका में जो होते हैं वो अलग होते हैं, सवानाज जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो उनकी जो जिसमें हमने वो बाओबाब ट्रीज़ और उन सब के बारे में पढ़ा था वो डिफरेंट है। सेराडोज जो होते हैं ये बेसिकली ब्राज़ील में ही माने जाते हैं, ठीक है। और इनको अगर कोई बोले, अगर ये टॉपिक जो है ये आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिकल सवाना ऑफ ब्राज़ील उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उनको कहा जाता है सेराडो। गॉट इट? अब इसके अलावा ओशन एसिडिफिकेशन में भी अकरिंग एट द रेट नॉट सीन इन द लास्ट 300 मिलियन ईयर्स। ये तो मतलब ओशंस को तो जितना इम्पैक्ट किया गया है ना, ओशंस जिस हिसाब से अफेक्ट हुए हैं, मतलब उनका जो लेवल ऑफ सेलिनिटी उनमें बढ़ा है, जो एसिडिफिकेशन बढ़ा है, जिसको आप कह सकते हैं कि द लाइफ ऑफ द मरीन लाइफ, द वे मरीन लाइफ हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, वो पिछले 300 साल में भी उतना एसिडिफिकेशन, द लेवल ऑफ एसिडिफिकेशन जो वहाँ के समुद्री पानी में है वो उतना नहीं बढ़ा था जितना अभी आप जो इस रिपोर्ट में जो आकलन किया गया है उसमें हुआ है, और पिछली ये जो सेंचुरी है उसमें बढ़ा है। The earth is estimated to have lost 50% with shallow water corals in the past 30 years। इसमें आपको मालूम है ना, वो ग्रेट बैरियर रीफ की भी हमने बात की थी, जो कि बहुत सुंदर और बहुत बहुत फेमस कोरल रीफ हैं ऑस्ट्रेलिया में। और उनके ऊपर हुआ था कि भाई अगर इसी तरह से ये सब चलता रहा, मरीन डिस्ट्रक्शन चलता रहा, पोल्यूशन चलता रहा, अगर ओशंस हमारे इसी तरह से मरीन लाइफ डिस्ट्रक्ट होती रही, एक्वाटिक लाइफ हमारी डिस्ट्रक्ट होती रही, तो कोरल्स जो है वो धीरे धीरे मरते जा रहे थे, है ना। तो उसको रिवाइव करने के लिए जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारा कदम उठाए, बड़े ठोस कदम उठाए हैं। एनवायरनमेंट ने, कई जगह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने उसमें हाथ मिलाया है कि जो स्पंजेस हैं, जो 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 पॉरीफेराज हैं, जो कोरल्स हैं, उनको किसी तरह से उनका संरक्षण हो, और वहाँ पे उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसा उन्होंने बनाया है कि भाई कम से कम इनका डिस्ट्रक्शन जो है हम रोक सकें। जो कोरल्स धीरे धीरे अपनी जो कलर्स और अपना जो एलिमिनेशंस खो रहे थे, जो उनकी जो बहुत सुंदर जो उनके मेरियट कलर्स होते हैं जिसकी वजह से वो जाने जाते थे और जिसके कारण उनका धीरे
धीरे धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी, वो धीरे धीरे मर रहे हैं, उसको किसी तरह से हम रोकें, हम किसी तरह से उसको रिवर्स करें, ठीक है। तो ये बात हो रही है। ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग 100 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इनटू अर्थ सिस्टम एवरी 10 ईयर्स। पर ये हम जानते हैं, इस पर हमने बात की, पेरिस का जो एग्रीमेंट हुआ था, है ना, पेरिस का क्लाइमेट अकॉर्ड, जिस पर हमने पूरा बहुत सारा डिस्कशन किया, बहुत सारी चर्चा की है, उस पर भी हमने बात की कि किस तरह से हमको क्या करना है कि भाई हमको वर्ल्ड का जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको हमें नीचे लाना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इसके ऊपर बात हो रही है। इसमें बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस पर साथ में एग्रीमेंट किया है, बहुत सारी कंट्रीज़ इस पर काम भी करने वाली हैं। IPCC की जैसे हमने बात की थी, जो इंटर गवर्नमेंटल जो क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर जो रिपोर्ट है, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपने अपने तौर पे, हर देश जो है अपने अपने तौर पे अपना कार्बन फुटप्रिंट या अपना कार्बन एमिशन रेट जो है वो कम कर सकता है, ठीक है। इसमें जब हम बात करते हैं कि 100 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इनटू अर्थ सिस्टम, तो इसमें हमें ये मालूम है कि कार्बन की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रीन हाउस जितनी प्रॉब्लम होती है वो कार्बन की वजह से हो रही है। जब कार्बन एमिशन रेट बढ़ता है तो उसकी वजह से जितनी आपको समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, चाहे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट की, चाहे आपके जैसे मैंने बार बार बोलती हूँ ओजोन डिप्लीशन की, या आपकी मास जो जान जाती है, मास डिस्ट्रक्शन होता है या मास डेथ जो होती है, आपने सुना होगा, अभी अपने कहीं पढ़ा होगा, कुछ दिनों पहले की न्यूज़ में था कि एक जगह पर कितने हज़ारों की तादाद में जो वो होते हैं, बगुले होते हैं, वो मरे पड़े दिखे। उनके ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। तो बाद में पता चलता है कि कोई क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो सिचुएशन जो चेंज हुई है, वो अपने आप को माइग्रेशन के टाइम पे वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए नेचर के हिसाब से, और जो बदलते हुए टेम्परेचर की वजह से, एंड वो मास पूरे झुंड का झुंड जो है बगुलों का वो मर जाता है। इस तरह की चीज़ें हुई हैं। इन अप्रैल 2018 कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स रीच द एवरेज ऑफ 410 ppm across the entire month. This was the highest level in at least 8 lakh years. ठीक है, आप समझ में आ रहा है कि मैं जब ये बात कर रही हूँ कि रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जा रही है, क्योंकि बिल्कुल आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है कि आपको बिल्कुल हिला के रख देगी, और अगर नहीं हिला रही है तो फिर अब नहीं तो फिर कब। मतलब सरकारों को, देशों को, दुनिया को बिल्कुल उसने झंझोड़ दिया है कि भाई आप ये देखिए तो 300 मिलियन में जितना एसिडिफिकेशन नहीं था ओशन का, वो अब हो रहा है। मास एक्सटिंक्शन अब हो रहा है। प्रजातियाँ 80-85% तक लॉस अब हो रहा है। आपका जो 410 ppm अगर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 8 लाख साल में नहीं किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस कदर नीचे गिर रहा है, वाटर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, एयर पोल्यूशन। तो आप पूरी दुनिया जीत के और बड़े बड़े डिस्कवरीज करके और बड़ी बड़ी चीज़ें बना के, बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स बना के, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स बना के, बड़ी बड़ी चीज़ें बना के आप करेंगे क्या अगर लाइफ ही नहीं बची तो? अगर आपके ज़िंदा रहने की नौबत आ गई, अगर सवाल जो है वो आपके जीवन पे आ गया, एकदम जान पे बनाई अगर आपके, तो फिर आप ये बड़ी बड़ी डिस्कवरीज और बड़े बड़े इनोवेशंस और एक्सप्लोरेशंस और गैजेट्स, इनका होगा क्या, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिपोर्ट ने एक काम किया है कि इसने पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं उनका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया है, खींचा है और कहा है कि भाई बॉस, इट इज़ अ हाई टाइम, better take a step and better take a firm step to fight this together. Otherwise आप ये नहीं कर सकते कि क्लाइमेट से एक कंट्री इफेक्ट हो रही है तो दूसरी कंट्री नहीं हो रही है। ये अकेली ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को एक साथ अफेक्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर चाइना अफेक्ट हो रहा है तो रशिया नहीं होगा, या रशिया अफेक्ट हो रहा है तो यूक्रेन नहीं होगा, या इंडिया अफेक्ट हो रहा है तो पाकिस्तान नहीं होगा, या पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है तो अफगानिस्तान नहीं होगा, या अमेरिका हो रहा है तो कनाडा नहीं होगा। ये पूरी दुनिया को एक साथ अफेक्ट करेगा, और इससे लड़ने के लिए पूरी दुनिया को इकट्ठा ही आना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। आपको अपने आपसी रंजिशें, अपने आपसी डिफरेंसेस, अपने आपसी जो वर्चस्व की लड़ाई है ना, वॉट एवर वी कॉल इट, उसको दरकिनार करके इस एक मुद्दे पे सबको संगठित होना है और सबको साथ में मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ठीक है। The report assessed 11 deforestation hotspots where broad-scale clearing had occurred at problematic levels since 2010, and where deforestation was expected to continue till the next decade. The report indicated that the eastern coast of Australia, Amazon and Congo Basin, Sumatra, New Guinea are considered to be such areas where living organisms are rapidly decreasing. Fine.
इस रिपोर्ट में उसने 11 डिफॉरेस्टेशन स्पॉट्स, जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, वो पिकअप किए हैं और उसने कहा है कि ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और बहुत ही ब्रॉड स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, या बाकी आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल ज़मीन बनाने के हिसाब से, या जो भी इसके XYZ रीज़न होंगे, डिफॉरेस्टेशन, बहुत ही बड़े तादाद में पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल की सफाई की जा रही है, वो उन्होंने बोला है। और प्रॉब्लमेटिक लेवल्स जो है ये 2010 से आप मान सकते हैं, ठीक है। इस पर आप बात कर सकते हैं कि अगले और 10 साल या अगले और 20 साल तक ये इसी स्तर पे, ऐसी रफ्तार पे चलेगा। और इसने कहा है कि उसमें कौन कौन से एरियाज़ हैं, उसमें आपके ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, अमेज़ॉन आ जाता है, जो कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, और अगर ये ख़त्म हो जाता है तो अपने आप में, अगर आप कहते हैं कि अगर अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं कि अगर आपने अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट पूरी तरह ख़त्म कर दिया, एक स्टडी थी, अगर आपने पूरी तरह अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट का सफाया कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि जो ह्यूमन लाइफ है अर्थ पे वो सस्टेन नहीं कर पाएगी किसी भी हाल में, ठीक है। उसके अलावा कॉन्गो बेसिन की बात हो रही है। सो अगेन वी आर फोकसिंग मोर ऑन दी सेंट्रल एंड सदर्न अमेरिका। ये जो ज़्यादातर पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे सेंट्रल एंड सदर्न अमेरिका की कर रहे हैं। उसके बाद सुमात्रा आपको मालूम है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसिफिक आ गए हम, न्यू गिनी भी वहीं आ गए हम। आर कंसिडर टू बी सच एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अलग अलग जो प्रजातियां हैं, अलग अलग जो जीव जंतु हैं, उनकी लाइफ में, उनके जो लाइफ फॉर्म्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डिप्लीशन मार्क किया गया है, नोटिस किया गया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अराउंड 70,000 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज़ हैव ऑल्सो बिन अफेक्टेड। आपको मालूम है ना कि मेडिसिनल प्लांट, अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, या हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस की, तो मेडिसिनल प्लांट है। इवन अगर हम बात कर लेते हैं जो हम एलोपैथिक दवाइयाँ भी लेते हैं, उसमें भी कई बार जो मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो उनकी संख्या में भी बहुत भारी गिरावट आई है। उसमें भी आप कह सकते हैं कि कितनी प्रजातियां, जब फॉरेस्ट, सीधी सी बात है यार, फॉरेस्ट है, अगर आप उसको पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही साफ़ कर रहे हैं, अगर आप पूरा जंगल ही क्लीन कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो उसमें तो फिर सब कुछ चला गया ना। उसमें तो आपके मेडिसिनल प्लांट भी चले गए, उसमें जंगली पेड़ भी चले गए, उसमें तो हर चीज़ चली गई। तो आप किसी एक चीज़ को अलग से नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ पर घर बनाना है तो यहाँ पर अगर 4 मेडिसिनल प्लांट लगे हैं और बाकी फॉरेस्ट है तो आपने फॉरेस्ट का जो नॉर्मल जंगली पेड़ है वो आपने काट दिया और मेडिसिनल प्लांट छोड़ दिए। आपका उद्देश्य है घर बनाना, तो ऑब्वियसली आप उस टाइम पे नहीं सोचेंगे, आपको लगेगा यार और भी मिल जाएंगे, पूरा जंगल तो पड़ा है, क्या करना है, तो ये भी अपन साफ कर देते हैं। तो यही सोच के हर आदमी साफ करता जा रहा है, तो हो क्या रहा है कि बच वो कहीं पे भी नहीं पा रहे ना। इस तरह से वो मास डिस्ट्रक्शन के तौर पे बढ़ रहे हैं। अब WWF report says that if efforts are not made to save wildlife, situation may worsen obviously, but this is no rocket science जिसको मुझे आपको समझाने की ज़रूरत पड़े। ये तो बिल्कुल बनी बात है कि भैया अगर अभी नहीं रुके, अब नहीं चाहते, तो फिर तो सिचुएशन इससे ज़्यादा भारी होगी, ज़्यादा भयानक होगी और ज़्यादा ख़राब होने ही वाली है स्थिति। मतलब सुधार नहीं है, यहाँ से चीज़ें जो है डाउनहिल ही जाएंगी, नीचे ही जाएंगी, ठीक है। Scientists have warned that global temperature are rising quickly and they risk rising to 1.5 degrees Celsius, which would wipe out most of the planet's coral reef and cause several heat waves। अब ये तो हमने बात की थी heat waves, तो मैंने आपको बताया ही कि भाई साहब कनाडा जैसी जगह पे जो इतना ठंडा देश माना जाता है, वहाँ पे लोग सन स्ट्रोक और हीट वेव्स की वजह से वहाँ पे मर गए हैं। मतलब वहाँ पे लोगों की जानें जो हैं वो हीट वेव की वजह से चली गई हैं, ठीक है। और अगर पानी का टेम्परेचर जो है वो भी राइज़ कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबल टेम्परेचर तो आपका राइज़ कर ही रहा है, 1.5 डिग्री तक अगर आ गया, रिस्क राइजिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। उसका मतलब ये है जो कोरल प्लांट्स की हम बात करें ना, कोरल रीफ की, पैसिफिक में जो कोरल रीफ है जिसको बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद में भी लगी हुई है सारी सरकारें, मतलब खासकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार, वो सब कुछ जो है वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा, पूरा वाइप ऑफ हो जाएगा। WWF की रिपोर्ट के हिसाब से उसने ये भी कहा है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ को डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब ये इतनी ज़्यादा चेताने वाली रिपोर्ट है कि आप मान लीजिए कि बाद अभी तक तो हम 70%, 80%, 83% पे कर रहे थे लेकिन अगर इस रिपोर्ट की बात माने, अगर हम इसकी सच्चाई पे या इसकी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा करके चलें, तो उसका ये कहना है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप इस सदी के अंत तक पूरी वाइल्ड लाइफ जो है, पूरा जो वाइल्ड आप कहते हैं उसका हैबिटेट पूरी तरह क्लीन हो जाएगा और पूरी वाइल्ड लाइफ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। मतलब इट इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन। अगर आप इसको सोच रहे हैं कि अरे
कहने की बातें हैं, ये तो सालों से लोग बोल रहे हैं, सालों से होता आ रहा है, कोई कहीं नहीं जाता, कोई कहीं नहीं मर रहा, ऐसा नहीं है, राइट? इट इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन, इफ़ इट इज़ एनीथिंग इट इज़ एन अंडरस्टेटमेंट कि हो सकता है इस सदी के एंड तक तो छोड़िए, शायद अभी 2050-70 तक ही हो जाए। Human activities associated with the production or harvesting of food, fiber and energy from the terrestrial ecosystem have an enormous impact of biodiversity. Today, agriculture accounts for the lion's share of the conversion of the forested land. Decrease in forest area and forest quality impact both the plants and animals living within them. This implies that even minimal deforestation has had the severe consequences for the biodiversity. इसके ऊपर तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, ये पढ़ भी हमने इसीलिए लिया क्योंकि ये लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं, बट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एम्पल थिंग्स अबाउट इट कि किस तरह से हमारे इम्पैक्ट जो है, हमारे जो काम है, जो हमारी जो काज है, वो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रही है। बायोडाइवर्सिटी क्या, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम बहुत सारे सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, है ना, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स, उसमें हम भी आ जाते हैं, चाहे उसमें पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हो, हम हो, सब कुछ उसका हिस्सा बन जाते हैं और हम अपने ही घर को ख़राब करने पे तुले हुए हैं, हम अपने ही घर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये बहुत सीधी सी बात है, चाहे हम एग्रीकल्चर के तौर पे कर रहे हैं, चाहे हम एक बात कर सकते हैं आप, चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम एक तौर पे अपने लिए, बड़ी विडम्बना की बात है ना कि हम एक तरफ अपने लिए रोज़ी रोटी जुटा रहे हैं ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें, है ना, हमारी लाइफ जो है वो आसान हो सके, और उसी तरफ हम अपनी लाइफ जो है वो इतनी मुश्किल करते जा रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद हम शायद ऐसा वातावरण ही नहीं बचेगा, ऐसा पर्यावरण ही नहीं बचेगा, ऐसी एनवायरनमेंट ही नहीं बचेगी, ऐसी कंडीशन ही नहीं बचेगी कि हम उसमें सर्वाइव कर पाएँ। सब कुछ होगा और सिर्फ जीने के लिए जो कहते हैं ना साधन जो हैं वो हम जुटा लेंगे, लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो हम नहीं जुटा पाएंगे। जैसे अभी कोविड की सिचुएशन में आदमी के पास बहुत पैसा, बहुत लग्जरी, सब कुछ होगा, है ना, बहुत एडवांसमेंट, सब कुछ था, सब कुछ मान लिया, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनके पास वो सहूलियतें नहीं थी। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर वेल ऑफ, सब कुछ था, सारी प्रिविलेजेस थी, उसके बावजूद आप किस वजह से लोगों की जान जा रही थी? ऑक्सीजन की कमी से, है ना, आप सांस नहीं ले पा रहे थे, लिटरली सांस की कमी, आप ऑक्सीजन की कमी आपके शरीर में हो गई थी, जिस चीज़ को हम फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं ना, उसकी कमी हमारे शरीर में हो गई थी, जो एक तत्व जो हमें पेड़ों से मुफ्त में मिलता है, लिटरली जो हमें फ्री में मिलता है हमारे एनवायरनमेंट से, वो चीज़ हमारी बॉडी में कम हो गई थी और हमारा पैसा, लाव लश्कर, गैजेट्स, आईफोन, आईपैड सब धरा का धरा रह गया था, है ना। सो इट इज़ अबाउट कि जब चीज़ें लाइफ पे आती ना, जब एकदम जिसको आप कहते हैं ना कि बिल्कुल जीने मरने की जब स्थिति आ जाती है, तब हमें उस चीज़ों की कदर समझ में आती है जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। वही स्थिति यहाँ पर है कि अगर हम बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम की, तो फाइबर जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है एसोसिएटेड वो फूड, फाइबर, एनर्जी जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम उन सब से ले रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो क्या कर रही है, फॉरेस्टेड कवर्स जो है उसको साफ़ करके एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन बना रही है ताकि अनाज उत्पन्न हो सके, ठीक है। अब अनाज उत्पन्न हो वो तो ठीक है कि हमको खाने पीने के लिए, जीने के लिए अनाज चाहिए, लेकिन अब हो क्या रहा है ना कि हम बहुत शॉर्ट टर्म गोल लेके चल रहे हैं कि हमको जीने के लिए अनाज चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, लेकिन भाई लॉन्ग टर्म में अगर हमें लंबा जीना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो लॉन्ग टर्म की जो ज़रूरत है उसको हम नहीं देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म की ज़रूरत पर हम फोकस कर रहे हैं और वही जो ज़मीन है हम उसको क्लियर कर रहे हैं और वहीं के वहीं हम अनाज उगा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से दिक्कतें जो हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी आने वाली हैं। अब इट इम्प्लाइज द मिनिमल डिफॉरेस्टेशन हैज़ हैड सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो सीधी सी बात है यार कि अगर आपके जैसे मैंने कहा कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं बचेगी जब, तो आप जब सांस ही लेने के लिए आपके पास नहीं होगी कोई चीज़, आप ज़िंदा रहेंगे कैसे? बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आती है ना। तो आपकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और ना सिर्फ हमारी सांस लेने की ज़रूरत तो सबको है ना, पेड़ पौधों को काहे की ज़रूरत है, पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वो ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं, वो जो ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं तो वो सिर्फ हम तो नहीं लेते, बाकी जो जंगल में और भी पेड़ जो पशु पक्षी रहते हैं वो भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये वेब साइकिल को, जिसको आप बोलते हैं फूड वेब को, अगर आप नियंत्रित रूप से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत सबको है, और अगर ये डिफॉरेस्टेशन इसी स्तर पर होता रहा तो वो पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी जो है आपकी डिसरप्ट हो जाएगी, ठीक है। अब करंटली ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल मैमल स्पीशीज आर वाइल्ड एनिमल्स। मात्र
4%, मात्र 4% जो है आपकी टोटल पॉपुलेशन अगर अपन देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स की, तो मैमल्स जो हैं सिर्फ मात्र 4% जो है मैमल्स हैं वो बचे हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स 36% एंड पेट्स आर 60%। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट फिगर्स वुड हैव बीन एग्जैक्टली ऑपोजिट। और ये कहा जाता है कि अगर हम इतना, जिसको बोलते हैं ना विध्वंस, अगर हम नहीं मचा देते हम इंसान, तो ये बिल्कुल जो आंकड़ा है ये बिल्कुल पलट के उल्टा होना चाहिए था। और अगर ये पलट के उल्टा होता ना तो दुनिया आज एक बहुत सही और बहुत बढ़िया जगह होती, ठीक है। इसके अलावा 10,000 साल पहले जब हम बात करते हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो कहाँ पे करती थी, डिपेंड करती थी सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेचर पे, विच इज़ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ अराउंड 125 ट्रिलियन USD a year. Consumption of natural resources have increased by almost 190% in the last 50 years. अब ये ऑपोजिट था, ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि आप जब शुरुआत हुई थी, मतलब इंसान की जो हिस्ट्री है, इतिहास है हमारी, कब से हुई, बिफोर क्राइस्ट के टाइम पे बिल्कुल यही हालात थे, ठीक है। कि इतने से, जिसको आप बात करते हैं ना, इंसानों की संख्या इतनी सी थी और जानवर, जनजीवन जिसको आप बोलते हैं कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फ्लोरा फौना, वो इतना सारा था, ठीक है। बहुत बड़ा रूप था उनका। लेकिन जितनी एनिमल एक्टिविटीज़, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, अल्टीमेटली डिफेंस एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेचर। अब जितनी भी हमारे, आप किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, है ना, पेपर भी बनाना है तो पेपर कहाँ से आता है, पेड़ों से। कुछ देख लीजिए आप, कहीं पे आप कोई चीज़ घुमा के देख लीजिए नज़र, कोई चीज़ अगर आपको चाहिए हो तो ज़्यादातर आप नेचुरल रिसोर्सेज पे ही आप डिपेंडेंट हैं। चाहे आप कोल की बात कर लीजिए, पेट्रोल की बात कर लीजिए, फ्यूल की बात कर लीजिए, पेंसिल की बात कर लीजिए, पानी की बात कर लीजिए, कपड़ों की बात कर लीजिए, टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सप्लाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कितनी एस्टिमेटेड टू बी, इट इज़ ऑफ द 125 ट्रिलियन USD a year। और अगर मैं कहूँ कि हम नेचर के बिना, नेचर हमारे बिना बहुत बढ़िया सस्टेन करेगा, उसको हमारी बिल्कुल रत्ती भर ज़रूरत नहीं है। हम जो अपने आप को इतना इम्पॉर्टेंट और इतना वो समझते हैं ना, हमारा जो एटीट्यूड और टशन में हम रहते हैं, नेचर को, प्रकृति को हमारी 1% ज़रूरत नहीं है। नेचर इज़ वेरी गुड विदाउट अस। हम नेचर के बिना नहीं रह सकते, या एनिमल किंगडम के बिना भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, पेड़ पौधों को भी हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ एनिमल्स, उनको वो एनिमल्स और पेड़ पौधों को छोड़ दें ना, आपस में बढ़िया सस्टेन करेंगे, ये उनको ऑक्सीजन देगा, वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़िया बढ़िया चलेगी उनकी लाइफ, ठीक है। अपन ही हैं जो बीच में हैं, और अपन बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल नहीं है कहीं से कहीं तक। मतलब जितना अपन अपने को मान के चलते हैं ना कि हमारे बिना हम तो सृष्टि के रचयिता हैं और दुनिया हमसे चलती है, ऐसे कतई नहीं है, ठीक है। और यही चीज़ है, कोविड जब हुआ ना, अभी वायरस, तो बिल्कुल समझ में आ गया लोगों को कि हम जितना अपने आप को पावरफुल और हम जितना अपने आप को अथॉरिटेटिव समझ रहे थे, वो सब कुछ भी नहीं है। हम कहीं, हमारी कोई बिसात नहीं है, ठीक है। इसमें आप ये कह सकते हैं ये जो इंक्रीज़ हुआ है, अब इसमें जब बात हो रही है कंजम्पशन नेचुरल रिसोर्सेज का, ये 190% इंक्रीज़ हुआ है पिछले 50 साल में, और ये इसी स्तर पे चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक वो दिन आएगा कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, और फिर भी हम नहीं सुधरेंगे, हम कोई ना कोई क्लोज ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, ठीक है। तो अब इसको ओवरकम करने के लिए इमीडिएट स्टेप्स जो है उनको लेने की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल अब लिटरली वो दौर आ गया है, वो वक्त आ गया है जब प्यास से मरने का समय आ गया है, और अब तो हमें कुआं खोदना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा ठीक है बोला ना मैंने, पर ठीक है, आई मीन आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए, तो इसके साथ आ गए हम एंड पे इस सेशन के। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, वैसे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसके ऊपर अपने बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो लेकिन अगर है, इन केस, चलो अगर है ये कन्फ्यूजन, यही है कि चलो वो लिविंग प्लानट की 2018 की क्यों इंपॉर्टेंट होती है, 2020 का माइलस्टोन हमने क्यों नहीं माना, ये कितने % जो है वो चीज़ों में गिरावट आई है, ये एसिडिफिकेशन जो है ओशन में कितने % मैम ने बताया था बढ़ा है, या WWF जो है वो और क्या क्या देखता है। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं ना दिमाग में, तो उसके बारे में पढ़ लेना, ताकि जब हमारे जब हम वो करने बैठे ना अपने क्या बोलते हैं MCQs, तो उसमें दिक्कत ना हो। अब वो पढ़ना कैसे, एक्सेस कैसे करना है, आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, हमारा पेज खोलना है, उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाती हैं। K-12 से लेके NTSC ओलंपियाड सारे सब्जेक्ट हम कवर करते हैं, तो मालूम है, ठीक है। ओलंपियाड अपन ने खोला जैसे, है ना, तो उसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस, GK जो भी ओलंपियाड हम कवर करते हैं वो सारी डिटेल आपको मिल गई। उसके बाद अब क्या करना है आपको, जैसे GK ओलंपियाड है, वॉच नाउ पे जाना,
ये जो है ये शॉर्टी नोट सीरीज़ में नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जितने हम वीडियोस कर रहे थे मैं हमेशा आपको समझाती थी कि शॉर्टी नोट सीरीज़ नीचे होंगे, ये जो है ये आपको मिलेगा प्लांट एंड एनिमल किंगडम में, ठीक है। इसको प्लांट एंड एनिमल किंगडम में जाना, खोलना, और ये इस तरह का पेज जो है ओपन होगा। जो भी देखना हो वो देखना, वो वीडियोस एक्सप्लोर करने हैं वेल एंड गुड, नहीं करने हैं नेक्स्ट पे जाना है, वो भी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट पे जाना। और यूट्यूब पे जो हमारे चैनल्स हैं, मतलब यूट्यूब पे चैनल नहीं सॉरी, यूट्यूब पे जो हमारे वीडियोस आते हैं वो कैसे आते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आता है, अलग अलग अंतराल पे। कैसे आएंगे, सुबह 10 बजे आता है इंग्लिश का, फिर आता है आपका मैथ्स का, फिर आता है साइंस का, और 7 बजे शाम को आता है अपना IGKO मतलब GK वाला। कोई इसमें तो मतलब यार अभी तक तो बिल्कुल प्रो हो गए होगे ना, अभी तक तो मालूम है कि प्रीमियर सेट करना है, पता चल जाएगा। यूट्यूब के बारे में तो वैसे ही आप लोग यार बहुत ही मतलब इतने ज्ञानी बच्चे हो ना आप लोग, कि आप लोगों को सब पता होता है। मतलब आप लोग के कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं ना जब हम लोग लाइव सेशंस में, तो हमको लगता है कि ये तो मतलब क्या अलग ही लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, महान लोगों को, और बहुत ही इतने ज्ञानी लोगों को हम पढ़ा रहे हैं ठीक है। तो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा सब कुछ। हमारा फेसबुक और इंस्टा चैनल पे भी आपको हमारे सारे रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। उसके अलावा अब अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई ऐसी जिज्ञासा हो जो शांत करनी हो, कोई ऐसी बात हो जो करनी हो, तो क्या करना है आपको मालूम है ना, कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड आई विल ऑलवेज ट्राई टू गेट बैक टू यू, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू आंसर टू एवरी कमेंट जो कि रिलेटेड होता है इससे, है ना। अब आप लोग वैसे कुछ भी कमेंट लिखेंगे तो वो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिप्लाई करना, लेकिन अगर पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट होंगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। अब इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो तो करना, क्योंकि फ्री एजुकेशन यार सबको मिलनी चाहिए। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो ऐसा टॉपिक है जो सबको एक्चुअली पता होना चाहिए। मतलब ये तो मम्मी पापा लोगों से भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। यू बी वेरी गुड, बी वेरी 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 अटेंटिव टुवर्ड्स थिंग्स अराउंड यू, बी कॉन्शियस ऑफ द एनवायरनमेंट दैट यू लिव इन, एंड मे यू हैव अ वेरी 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 गुड एंड कॉन्शियस लाइफ। थैंक यू सो मच।